जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही बेहतर होंगे। आप सभी की तैयारियां भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। देर आए लेकिन दुरुस्त आए। जी हाँ, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यूजीसी नेट ने ऑब्वियसली अपनी प्रोविजनल आंसर की दे ही दी। काफ़ी लंबा टाइम हो गया था, 22 से 30 जून तक जो एग्ज़ाम चला उसकी आंसर की अभी आ रही है। सोच लीजिए इतना समय क्यों लग गया। जी हाँ, क्योंकि सोशोलॉजी में कुछ गड़बड़ियाँ देखने को मिल गई थी सोशोलॉजी के पेपर में। दैट्स वाई इसमें थोड़ा टाइम लग गया। तो चलिए आज हम पूरी के पूरे आंसर की को डिस्कस करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि प्रोविजनल आंसर की में क्या उत्तर दिया गया है। टॉपिक क्या है हमारा, इकोनॉमिक्स को हम देखने वाले हैं। जी हाँ, इकोनॉमिक्स के जो भी प्रश्न आए हुए थे उन्हें हम देखेंगे, पूरे के पूरे 150 प्रश्नों को देखेंगे। शुरू के जो 50 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे वह पेपर 1 के देखने को मिलेंगे और पेपर 2 के 50 नंबर के बाद अर्थात 51 से 150 नंबर तक आपको देखने को मिलेंगे इकोनॉमिक्स के पेपर के आंसर। साथियों याद रखिएगा, ये जिस स्टूडेंट ने लगाए थे ये उसके उत्तर है, तो आपको यहां ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है, केवल और केवल ध्यान उत्तर में देखना है जहां हमने टिक लगाया हुआ है। ये थोड़ा पेचीदा कहानी हो जाती है कि पहले क्वेश्चन की आईडी देखो फिर क्वेश्चन के आंसर को चूज करो। जी हाँ साथियों, इसके लिए हमने सोचा कि एक आंसर की जो आई है प्रोविजनल की उसको दे दिया जाए आप सभी के सामने, ताकि आप लोग इस आंसर की से मैच कर सके। एज इट इज हो बहु कोई डिफरेंस नहीं है। जो स्टूडेंट ने अभी तक चेक कर लिया उन्हें बहुत बहुत बधाई। अभी देखते हैं उनको क्या जेआरएफ मिलता है, यूजीसी नेट मिलता है या पीएचडी के लिए वह एप्लीकेबल होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या प्रश्न दिए गए थे। सबसे पहले कॉम्प्रीहेंशन का प्रश्न था जिसमें दिया गया था साथियों क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें ए तथा नगर सी को मिलाकर वहां कुल जनसंख्या 6 लाख बताई गई थी। तो नगर सी की निरक्षर जनसंख्या आपसे पूछा गया था कितनी थी, तो इसका आंसर 2 माना है यूजीसी नेट ने। चलिए पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा है साथियों सेकंड। दूसरा जो प्रश्न था साथियों उसका भी उत्तर सेकंड माना है इन्होंने, तो दूसरे का उत्तर भी सेकंड। याद रखिएगा मैं आपसे कह रहा हूं, इधर जो हम बता रहे हैं उसे ध्यान दीजिएगा, स्टूडेंट आईडी वाला मत देखिएगा ऑप्शन, ठीक है। यहां सही उत्तर बताया जा रहा है। जो तीसरा प्रश्न था साथियों, तीसरे क्वेश्चन का, ये पूरा का पूरा कॉम्प्रीहेंशन है साथियों। तो कॉम्प्रीहेंशन में पहले आपको पढ़ना होता है, उसके अनुसार मैथ के पूरे सॉल्व करने पड़ते हैं क्वेश्चन साथियों। अगर बात की जाए तो ये जो तीसरा प्रश्न है इसका उत्तर इन्होंने 3 माना है। जी हाँ, अर्थात 4:8 माना है इसका उत्तर, सॉरी 4.8 माना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो आपको देखने को मिलेगा चौथा प्रश्न था, इसमें माना है इन्होंने 4th उत्तर मतलब 10.08 उत्तर माना है इन्होंने। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। जो पांचवा प्रश्न था साथियों, जो इसका कॉम्प्रीहेंशन का अंतिम प्रश्न था, उसका उत्तर देख लेते हैं इन्होंने क्या माना है। तो इसका उत्तर इन्होंने 125 माना हुआ है। तो 1 से 5 नंबर तक आपको कॉम्प्रीहेंशन के प्रश्न देखने को मिलेंगे और हर बार कॉम्प्रीहेंशन से प्रश्न आते हैं। अगर आपकी थोड़ी बहुत भी मैथ अच्छी है तो आप हमेशा इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते होंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। अगर नहीं कर पाते तो आपको मैथ में थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है साथियों, क्योंकि इसमें 5 के 5 नंबर आपको पके पकाए मिलते हैं। चलिए अब देखते हैं छठवां प्रश्न क्या था। छठवां प्रश्न था वातावरण में मीथेन के बारे में था प्रश्न, कि मीथेन नामक एक ग्रीन हाउस गैस की बड़ी मात्रा के उत्सर्जन के लिए निम्न में से कौन से संयंत्र उत्तरदायी हैं, आपको बताना था। तो कौन से संयंत्र आपको उत्तरदायी देखने को मिलते हैं, तो ऑप्शन 3 इन्होंने सही माना है, अर्थात जल विद्युत शक्ति केंद्र इन्होंने सही उत्तर माना है। जबकि नाभिकीय शक्ति संयंत्र, पवन शक्ति संयंत्र और सौर शक्ति संयंत्र इन्होंने माना है कि यह ग्रीन हाउस उत्सर्जन के लिए बड़ी मात्रा नहीं होते हैं। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जो 7वें प्रश्न का जो 7th क्वेश्चन था उसमें माना था इन्होंने उत्तर 1, चौक से लिखना और वार्तालाप करना यह आईसीटी शिक्षण का भाग नहीं है, क्योंकि यह परंपरागत विधि थी साथियों। और जबकि आईसीटी में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा कि अधिगम वातावरण व्यवस्था, एलएमएस जिसे कहा जाता है, स्मार्ट बोर्ड और स्लाइड के द्वारा प्रस्तुति की जाती है साथियों। ये आपको आईसीटी में देखने को मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न था जो मौखिक संप्रेषण की क्या हानि होती है, इसका उत्तर इन्होंने 1 माना है, मुंह से बोले गए शब्द बोलने के बाद हवा में विलीन हो जाते हैं, ये शब्द अस्थायी प्रकृति के होते हैं। मौखिक संप्रेषण में इन्होंने माना था। तो संप्रेषण से हमेशा प्रश्न आते हैं। शोध प्रश्नों का मुख्य उद्देश्य क्या है साथियों, इसके लिए उन्होंने उत्तर माना था कि शोध के कार्य क्षेत्र को परिभाषित करना, अर्थात यह निर्धारित करना कि क्या अध्ययन किया जाए और उसका किस सीमा तक अध्ययन किया जाए। यह उत्तर इन्होंने बिल्कुल सही माना है। मतलब 9th का 1 इज अ करेक्ट ऑप्शन।
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो आपको देखने को मिलेगा साथियों, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना था। ये साथियों फिल्में हैं और उनके निर्देशक की बात की गई थी, तो इसका सेकंड ऑप्शन राइट माना है, मतलब पहले का। दूसरा लंका दहन साथियों दादा साहेब फाल्के निर्देशक इनके थे साथियों। अगर बात की जाए पाथेर पंचाली, यह सत्यजीत रे की मानी गई है साथियों, सत्यजीत रे ने इसका निर्देशन किया था। अगर गर्म हवा की बात की जाए तो MS सत्यू ने की थी, और पकीजा की साथियों कमाल अमरोही ने की थी। ये ऑप्शन माना है सही। जो 11वां प्रश्न था साथियों, निम्न में से कौन कौन भिन्न प्रकार के जन माध्यम या मास मीडिया है, आपको बताना था। तो इसका ऑप्शन इन्होंने माना है एक, केवल A, B एंड E। तो A मतलब समाचार पत्र, B मतलब फोटोग्राफी, और साथियों E मतलब टेलीविजन। तो ABE इज अ राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न था साथियों, इसमें पता लगाना था उस संख्या का जो निम्न संख्या में से प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। मतलब 1 से 6, 6 से 15, आप डिफरेंस देख लीजिए और उसके बाद आप लगा लेंगे, तो यहाँ 45 के बाद आपको 66 देखने को मिलेगा साथियों। रीजनिंग का बहुत ही शानदार सा, बहुत ही इजी सा प्रश्न था। फिर ग्रिट चैम्बर निम्नलिखित में से किस वाहित मल उपचार शोधन प्रक्रिया का अंग है, आपको बताना था। तो प्राथमिक उपचार का यह अंग साथियों, ये हम क्लास में आपको आंसर इसलिए बता दे रहे हैं जल्दी जल्दी, ताकि आपका समय व्यर्थ ना हो। आप जल्दी से जल्दी ऐसे देख लें प्रोविजनल आंसर की में, और अपने उत्तरों को मिला लें आप। चलिए दीक्षा, स्वयं, स्वयं प्रभा ऐसे प्लेटफॉर्म मंच जो निम्न का भी प्रावधान करते हैं। तो आभासी प्रयोगशाला का यह प्रावधान करते हैं, यह आपको देखने को मिलेगा साथियों आभासी प्रयोगशाला के रूप में। फोर गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर प्लानिंग विथ रेफरेंस टू हायर एजुकेशन आर, आपको बताना था फोर प्लानिंग में। तो ABCE ओनली, मतलब D आपको नहीं देखने को मिलेगा, असेसमेंट नहीं देखने को मिलेगा। क्वालिटी, अकाउंटेबिलिटी, इक्विटी एंड द एक्सेस। साथियों ये रिपीटेड प्रश्न है, इसके पहले भी ये प्रश्न आ चुका है नेट में। क्लियर। अगला प्रश्न, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न था, यदि सभी पक्षी अंडे देने वाले जानवर है, कथन को सत्य माना जाता है, तो निम्नलिखित कथनों में से असत्य होने का अनुमान लगाया जाए। साथियों ये भी रिपीटेड प्रश्न है साथियों, ऐसे प्रश्न हमेशा आते हैं। ABCD ओनली आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है साथियों। चलिए अगला प्रश्न, रामाराव समिति का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से साथियों आपको बताना है गुणवत्ता में वृद्धि करना था। तो परा स्नातक और डॉक्टोरल शोध में वृद्धि करना था साथियों, ये आपको देखने को मिलेगा। क्वालिटी में इन्हेंसमेंट करना था। 18वां प्रश्न था कि घटते गुणार्थ के क्रम में व्यवस्थित करना था साथियों, इसके लिए इन्होंने DBAC ऑप्शन सही किया है, मतलब नैनो विज्ञान, फिर उसके बाद भौतिक शास्त्र, और उसके बाद साथियों प्राकृतिक विज्ञान, और अंत में विज्ञान। तो साथियों इस गुणार्थ में इन्होंने व्यवस्थित किया है। 18वां का चौथा आंसर बिल्कुल सही है, जो इन्होंने प्रोविजनल आंसर की में दिया है। 19वां प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, किन्हीं आप आकलन के साधन के रूप में जाना जाता है। आकलन के साधन के रूप में आप किन्हीं किन्हीं जाते हैं। तो ABDE ओनली, मतलब कि आप C उत्तर नहीं होगा इसमें, बाकी सब होगा। टेस्ट भी होगा, परीक्षाएं भी होंगी, कार्य सीट और प्रश्नोत्तरी देखने को मिलेगी। तो D फोर्थ इज अ राइट आंसर। तो ABDE सही उत्तर आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित विकास कार्यक्रमों को उनके प्रारंभ होने के कालक्रम में व्यवस्थित करना था साथियों। तो इसके लिए इन्होंने सेकेंड इज अ करेक्ट ऑप्शन माना है कि DBCE ओनली। तो D में देखिए कम्युनिटी डेवलपमेंट, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जी हाँ। फिर उसके बाद इन्होंने माना है कि राष्ट्रीय विस्तार सेवा, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। C में राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम। E में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, एंड द A इज साक्षर भारत। जी हाँ साथियों, तो इन्होंने ये उत्तर माना है सही। अगला जो प्रश्न है वह है, शिक्षण अधिगम में प्रक्रिया की पूर्व योजना निर्माण को पुनः व्यवस्थित कीजिए। साथियों इसमें इन्होंने A ऑप्शन को माना है, मतलब कि याद रखिएगा DECAB को पुनः व्यवस्थित करने के लिए कहा गया था। तो ये 1 इज अ करेक्ट ऑप्शन। कौन सी इंटरनेट की सेवा नहीं है, तो आपको पता है HTML सेवा नहीं है, बल्कि यह तो भाषा है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज साथियों। ठीक है, इसमें कोड लिखे जाते हैं, कंप्यूटर की भाषा है ये। निम्नलिखित में से कौन से कथन साथ साथ ना तो सत्य हो सकते हैं और ना ही दोनों असत्य हो सकते हैं। तो सेकंड ऑप्शन B एंड C इज अ राइट आंसर, मतलब कोई भी बतख पक्षी नहीं होते और कुछ बतख पक्षी होते हैं साथियों, इन्होंने B एंड C को सही माना है। ग्लोबल वार्मिंग में 1990 तक निम्नलिखित गैसों को उनके अधिकतम से न्यूनतम योगदान का सही क्रम, मतलब अधिकतम से योगदान साथियों मैक्सिमम से मिनिमम आपको लगाना था। तो
ए इज अ राइट आंसर साथियों। सी ए डी बी का मतलब CO2 सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, फिर ए आपको देखने को मिलती है मतलब मीथेन, फिर उसके बाद आपको CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और फिर उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड आपको देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से ऑप्शन लगाना था आपको। ये इन्वायरमेंट का प्रश्न आपको देखने को मिल गया साथियों। ये आपको देखने को मिलता है साथियों एक प्रश्न जिसमें धन राशि का अनुपात बताना था, ब्याज पर धन राशि, तो इसका आंसर 16:15 माना गया है साथियों। मूलधन वगैरह दिया हुआ है, आप निकाल सकते हैं, इजी प्रश्न है ये। चलिए, की लॉगर से साथियों ये कंप्यूटर से प्रश्न आया था, क्वेश्चन नंबर 26 है। इसका आंसर आपको पहला देखने को मिलता है, पहले का चौथा। अगर बात की जाए तो हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर दोनों में से एक हो सकता है ये की लॉगर्स। अगर बात की जाए तो दूसरे का तीसरा एडवेयर क्या होते हैं साथियों, इसके डेवलपर विकासकर्ता के लिए राजस्व उत्पन्न करना होता है साथियों। अगर बात की जाए ट्रोजन क्या होते हैं, यह स्वयं की प्रतिकृति नहीं बनाते, और स्पाईवेयर साथियों सूचना एकत्र करना इनका काम होता है साथियों। स्पाई मतलब ऑलरेडी जासूस होता है, तो जासूस क्या करेंगे, सूचना एकत्रित ही करेंगे। 27वां प्रश्न था, कौन सा प्रति बिट की बढ़ती स्मृति भंडारण लागत का सही क्रम है साथियों। तो आपको बताना था स्मृति के अनुसार, तो ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर कि ACBD। तो ACB और डी, इस प्रकार से आपको लगाना था उत्तर साथियों। सबसे पहले मैग्नेटिक टेप, फिर मैग्नेटिक डिस्क, फिर रोम, और फिर CPU रजिस्टर्स। चलिए, जब हम संप्रेषण के दौरान कोई शब्द अथवा वाक प्रयोग नहीं करते तो इस संप्रेषण को निम्न रूप में जाना जाता है। तो अशाब्दिक संप्रेषण, शब्द ही नहीं बोलोगे तो अशाब्दिक हो जाएगा, बोलोगे तो शाब्दिक हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न था, शोध अभिकल्प के कार्य के वह शोध अभिकल्प के कार्य है आपको बताना था। तो सी इज अ राइट आंसर, जिसमें केवल बी, डी और ई आपको देखने को मिलते हैं। बी, डी और ई, जिसमें यह एक रूपरेखा प्रस्तुत करता है, यह शोध गतिविधि की सीमाएं सीमित निर्देशित करता है, और यह संभाव्य समस्याओं का अनुमान लगाने में अनुसंधान को सक्षम बनाता है। यह आपको देखने को मिल जाता है। चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए, अगला प्रश्न, ज्यादा तो नहीं आगे बढ़ गए साथियों, कहीं कोई छूट तो नहीं गया, हाँ ठीक है। 30 सेकेंड, इसमें सही उत्तर का चयन करना था साथियों। मैथ का बहुत ही शानदार सा प्रश्न था। इसमें सेकंड ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, मतलब पहले का आपको चौथा देखने को मिलेगा जब आप सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद दूसरे का आपको तीसरा देखने को मिलेगा, मतलब जब x - 1/x = 3, और साथियों 1 + 1/x², तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी 5। अगर तीसरे की बात की जाए तो तीसरे में इन्होंने सेकेंड 3 माना है, और फोर्थ में इन्होंने माना है 7। तो इस प्रकार से आप लगा सकते हैं उत्तर, कर सकते हैं मैथ के प्रश्नों को सॉल्व। चलिए, कतिपय कूट भाषा में आपको बताना था, तो कतिपय कूट भाषा में आपको देखने को मिलता है 4 और 7 साथियों। कतिपय कौन सा देखने को मिलता है, 4 और 7 साथियों। इसमें आपको देखना था 4, 5, 6 का अर्थ अगर पैक ग्रीन कारपेट है, तो इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। देखिए, 4 में पैक आपको देखने को मिल रहा है, और जबकि अगर बात की जाए तो 7 में आपको स्प्रेड देखने को मिल रहा है। तो पैक एंड स्प्रेड पूछा था, तो 4 और 7 साथियों। इस प्रकार आप देख कर भी लगा सकते हैं, तुरंत आपका प्रश्न सॉल्व हो सकता है, बिल्कुल आसानी से आपका सॉल्व हो सकता है ये प्रश्न। अगला प्रश्न, अब हम पहुंच चुके हैं 34 नंबर के क्वेश्चन में। ये डायरेक्ट प्रश्न दे दिया गया था कि आईपी एड्रेस से, और आईपी एड्रेस बताना था गलत कौन सा है। तो ये आपको 4th नंबर का ऑप्शन बिल्कुल गलत देखने को मिलेगा, ये बिल्कुल गलत है साथियों। तो 256 का यूज कर लिया था इसलिए। निम्न फिल्म पत्रिकाओं को उनके प्रकाशन के आरंभ होने के वर्ष के कालानुक्रम सर्वाधिक आरंभिक से न्यूनतम आपको लगाना था, है ना, मतलब न्यूनतम सबसे लास्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, मतलब कि सी सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी मूविंग पिक्चर, फिर उसके बाद स्क्रीन साप्ताहिक साथियों जो मुंबई में हुई, फिर उसके बाद स्टार डस्ट आपको देखने को मिलती है, फिर उसके बाद सिनेमाया मासिक दिल्ली में आपको देखने को मिलती है, और सबसे लास्ट में आपको फिल्म वर्ल्ड साप्ताहिक मुंबई देखने को मिल जाते हैं। चलिए, अगले प्रश्न में हम पहुंच चुके हैं। 32 नंबर का क्वेश्चन है साथियों। इसमें हाँ, कार्य का प्रश्न देखने को मिलता है, ये वाला प्रश्न। तो 4th इज राइट आंसर, इसका 16 दिन इन्होंने उत्तर माना है साथियों। प्राचीन भारतीय तर्कशास्त्र जिसमें न्याय दर्शन के अनुसार पूछा जा रहा है साथियों, ज्ञान के किस साधन प्रमाण को इंद्रिय सन्निकर्ष के रूप में परिभाषित किया गया है। तो प्रत्यक्ष को परिभाषित किया गया है साथियों, प्रत्यक्ष को, न्याय दर्शन में प्रत्यक्ष को। चलिए,
ये स्टेज चरण दिए गए थे और उनके वर्ष दिए गए थे साथियों। इसमें बताना था संवेगात्मक गतिज स्टेज कौन सा कहलाता है साथियों, ये आपको कब देखने को मिलता है, तो ये माना है इन्होंने 0 से 2 वर्ष, जिसमें से इन्हें संवेगात्मक आपको देखने को मिलते हैं चरण। अंत ज्ञानात्मक स्टेज यह 4 से 7 वर्ष की उम्र में आपको देखने को मिलेगा, जबकि पूर्व सक्रियात्मक स्टेज आपको देखने को मिलेगा साथियों 2 से 7 वर्ष में, और सक्रियात्मक स्टेज 7 से 16 वर्ष की उम्र में साथियों। अगला प्रश्न, यदि बेस एम नंबर सिस्टम में एल एम नंबर एल का प्रतिनिधित्व करता है तो नीचे दिए गए में से ए डी बी डी 16 के समतुल्य है आपको बताना था, तो ए बी एंड सी इज अ राइट आंसर, मतलब कि डी आपको नहीं देखने को मिलता है। चलिए अगला प्रश्न आपको देखने को मिलता है, मात्रात्मक शोध के बारे में पूछा जा रहा है। तो मात्रात्मक शोध साथियों मात्रा राशियों पर आधारित होता है, मात्रात्मक शोध आपको देखने को मिलेगा। अगर बात की जाए शुद्ध शोध, तो ज्ञान के लिए अन्वेषण, अवधारणा और सिद्धांतों का विकास करना। अनुप्रयुक्त शोध क्या कहलाता है, तो यह व्यवहारिक समस्याओं के समाधान के लिए वैज्ञानिक ज्ञान। और अगर बात की जाए अनुदैर्घ्य शोध, तो इसमें एक निश्चित कालखंड में समस्या परिघटना के एक ही निकाय का अध्ययन करना होता है। चलिए जो 41 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकीकरण की अगर बात की जाए तो ये आपको धर्म, भाषा, रंग, जाति, नस्ल आदि में सामंजस्यता देखने को मिलती है। राष्ट्रीय एकीकरण में अगर बात की जाए लोगों में मूल्यों का विकास, तो इसमें उदात्त हृदय, सहिष्णुता का भावना सन्निहित है साथियों। अगर बात की जाए तीसरे की, तो भौतिक संसाधनों का विकास, यह उत्पादकता और कार्य अनुभव से जुड़ा हुआ है। और सतत विकास, समावेशी तथा समतापूर्ण गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित करना। तो इसका ऑप्शन इन्होंने थर्ड माना था। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है, तो विश्लेषणात्मक शिक्षा का साथियों स्तर नहीं है, तो विश्लेषणात्मक इन्होंने सही उत्तर माना हुआ है। तो इस प्रकार 42वां प्रश्न हो चुका है। अब देखते हैं 43rd क्वेश्चन क्या है। चलिए तो अगला प्रश्न आ गया, प्राकृतिक जल में विद्यमान CO2 के बारे में सत्य कथन कौन सा है, आपको बताना था। ऐसे ऑप्शन दिए गए थे साथियों, तो आपको देखने को मिलता है ACDE, आपको सही देखने को मिलता है ACDE, मतलब बी नहीं देखने को मिलता, मतलब वायुमंडल से आता है साथियों CO2। यह बैक्टीरिया जीवाणुओं द्वारा जल में जैव सामग्री के अपघटन के कारण आता है, जल को अम्लीय बनाता है और इसका परिणाम बाइकार्बोनेट का विरचन होता है। ये आपको ऑप्शन देखने को भी मिल गए। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक शोध का एक प्रकार नहीं है, तो वैज्ञानिक शोध का एक प्रकार मत आधारित तर्क, तो बिना किसी स्पष्ट उद्देश्य अथवा विश्लेषण के तथ्य अथवा सूचना एकत्र करता है, या तथ्य का एक स्रोत से दूसरे स्रोत तक अंतरण होता है, यह बिल्कुल भी नहीं है वैज्ञानिक शोध का उदाहरण साथियों। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन एक भूवैज्ञानिक प्राकृतिक संकट नहीं देखने को मिलती, तो भूवैज्ञानिक में भूकंप नहीं आता, जबकि सूखा, चक्रवात, बर्फानी तूफान ये सभी आपको देखने को मिलते हैं भूवैज्ञानिक प्राकृतिक संकट में साथियों। ये भी एनवायरनमेंट वाली यूनिट से प्रश्न था। चलिए अगला प्रश्न आ गया हमारा, तो देखिए यहां आपको कॉम्प्रिहेंशन सेकंड देखने को मिलेगा। हर बार नेट में साथियों 2 कॉम्प्रिहेंशन आपको देखने को मिलते हैं, और यह 2 कॉम्प्रिहेंशन साथियों इसमें 10 प्रश्न देखने को मिलते हैं, और यह पूरे के पूरे 10 प्रश्न आप आसानी से कर सकते हैं। ये वाला कॉम्प्रिहेंशन बहुत ही इजी था साथियों, बिल्कुल आप इसका सही सही उत्तर लगाए होंगे। इसमें पूरा कॉम्प्रिहेंशन आप आराम से पढ़िएगा साथियों। इसमें लेखक चाहता है कि पाठक इसमें ए ऑप्शन को माना गया सही, एक को रात्रि काल में गरिष्ठ भोजन ना करे और इसके स्थान पर हल्का सायंकालित भोजन करना चाहिए साथियों। अगला प्रश्न जो दिया था इन्होंने, तो ये 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये 5 प्रश्न साथियों बिल्कुल उसी में से आपको देखने को मिलेगा कॉम्प्रिहेंशन से। अगर कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से पढ़ लोगे आप तो बिल्कुल आपसे बन जाएगा, एक भी दिक्कत नहीं होगी आपको। और एक बार कॉम्प्रिहेंशन को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद उत्तर लगाइए। बार बार पढ़ने से अच्छा है एक बार ज़्यादा अच्छे से पढ़िए। इसमें इन्होंने माना था कि गद्यांश के अनुसार हमसे निम्न में से दिन में कितनी बार भोजन करने की आशा की जाती है, तो स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट नहीं की गई है साथियों कि कितने बार भोजन करना चाहिए। ये गद्यांश में नहीं दिया गया है साथियों, कॉम्प्रिहेंशन में नहीं बताया गया है।
जो अगला प्रश्न था, सायंकालिक भोजन का सर्वाधिक उपयुक्त समय कौन सा है? तो यह आपको बताया गया है कि सोने से 3 या 4 घंटे पूर्व करना चाहिए, ताकि 3 से 4 घंटे पहले आपका खाना डाइजेस्ट हो जाए, नहीं तो आप लेट जाएंगे खाना खाकर तो आपको गैस की समस्या हो जाएगी। इसलिए कहा जाता था खाना खाकर थोड़ा टहल लो। अत्यधिक भोजन करने वालों को इसका परिहार क्यों करना चाहिए? क्योंकि अत्यधिक भोजन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है साथियों। कभी भी अत्यधिक भोजन स्वास्थ्य के लिए साथियों फायदेमंद नहीं हो सकता। तो जितना जरूरी है शरीर के लिए उतने ही पोषण आहार हमें लेना चाहिए। ये गद्यांश का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही था साथियों। क्लियर? अंतिम प्रश्न था साथियों, गद्यांश के अनुसार लोग अत्यधिक भोजन करते हैं क्योंकि वे इस वहन कर सकते हैं साथियों। जी हाँ, वहन कर सकते हैं, ये गद्यांश में लिखा हुआ था। अब हमने पूरे के पूरे कितने प्रश्नों को हल कर लिया? हमने 50 प्रश्नों को देख लिया। 50 प्रश्नों को यह देख लिया कि आखिर नेट के अनुसार, यूजीसी नेट के अनुसार क्या आंसर दिया गया था साथियों, और पूरे के पूरे आंसरों को देख लिया। अब हम चलते हैं अपने सेकंड फेज की ओर, और सेकंड फेज में हम देखेंगे इकोनॉमी के कि आखिर इकोनॉमी में कौन कौन से उत्तर माने गए हैं। यह 51 से 150 तक आपको देखने को मिलेंगे। पूरे के पूरे क्वेश्चन देखिएगा, फटाफट हम करेंगे बिल्कुल। ये क्लास नहीं है आपकी, ठीक है ना, ये आपको केवल और केवल आंसर बताए जा रहे हैं। अब इकोनॉमिक्स आपका प्रारंभ हो रहा है। इसमें सबसे पहले देखिए, ये हमेशा से लेखक और पुस्तक से हमेशा प्रश्न आता रहा है। अगर बात की जाए तो यहाँ उत्तर माना गया है तीसरा, जिसमें से डोमर की जो किताब मान ली गई है, ईडी डोमर साथियों, तो एक्सपेंशन एंड एम्प्लॉयमेंट मानी गई है साथियों। अगर बात की जाए कॉल्डोर की, तो कॉल्डोर में अगर बात की जाए तो एसेज ऑन इकोनॉमिक्स स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ मानी गई है, इसका उत्तर माना गया है। आर.एम. सोलो, तो सोलो में अगर बात की जाए तो कंट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ साथियों। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन साथियों, दी एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल साथियों। तो ये ग्रोथ वाला जो आपको आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि वाला जो चैप्टर है साथियों, वहां से ये पूरे के पूरे प्रश्न आए हैं, और यहाँ से हमेशा प्रश्न आते हैं क्रोनोलॉजी में। तो क्रोनोलॉजी भी याद रखिए, इनकी बुक्स याद रखिए राइटर की, हमेशा यहाँ से प्रश्न बनते हैं इकोनॉमी में। चलिए, क्रोनोलॉजी तो पैटर्न सा बन गया है, हमेशा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न आ गया था नैश इक्विलिब्रियम, नैश साम्यता। इसके लिए माना है इन्होंने सही उत्तर 1981 साथियों। ये मिलान करना था, कब किस वर्ष दिया गया था साथियों। कुर्नो का मॉडल की अगर बात की जाए तो यह 1838 में दिया गया था। एजवर्ट हल साथियों, एजवर्ट बॉक्स के माध्यम से इन्होंने हल दिया था, एजवर्ट बॉक्स के माध्यम से 1997 में। और स्टेलबर्ग मॉडल यह साथियों 1952 में आ गया था। एजवर्थ मॉडल में ही आप सारी चीजों को सीखते हैं साथियों, बिल्कुल बॉक्स के माध्यम से। चलिए, अगला प्रश्न आया था साथियों, योजनाओं से रिलेटेड था, और योजना से हमेशा प्रश्न आता है, आरंभ से अद्यतन तक बताना है आपको। तो इसका आंसर इन्होंने तीसरा माना है, मतलब सबसे पहले आपको डी देखने को मिलेगा, मतलब पीएम पोषण शक्ति निर्माण अभियान। फिर आपको पीएम स्वनिधि योजना देखने को मिलती है। फिर पीएम विश्वकर्मा योजना 2017 वाली साथियों। जी हाँ, पीएम विश्वकर्मा योजना साथियों, विश्वकर्मा योजना से हमेशा प्रश्न बनते हैं साथियों। 17 उप क्षेत्रों में साथियों, उप क्षेत्रों में 17 उप क्षेत्र हैं। क्लियर? तो ये तीसरा, और चौथा ऑप्शन वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन साथियों। चलिए, तो बताना था अद्यतन तक, आरंभ से अद्यतन तक था योजनाओं का प्रश्न। गरीबी के लिए तो हमेशा गरीबी से रिलेटेड जितनी भी समितियां हैं उससे रिलेटेड प्रश्न आता है। इस बार भी क्रोनोलॉजी में आया। तो ए एंड बी इज अ राइट आंसर की वाई के अलग और एस तेंदुलकर आपको देखने को मिलती है साथियों। गरीबी का अध्ययन इन्होंने किया था साथियों। तो ए और बी इज अ राइट आंसर। चलिए, अगला प्रश्न, व्यापार चक्र सिद्धांत को आरंभ से अद्यतन तक बताना है साथियों। तो बिजनेस साइकिल से हमेशा प्रश्न आते हैं, और इन्होंने फिर से पूछ लिया। सबसे पहले कॉब वेब सिद्धांत आपको देखने को मिलता है, और उसके बाद सैमुअल्सन का मॉडल देखने को मिल जाता है। फिर हिक्स का सिद्धांत देखने को मिलेगा तीसरे नंबर पर, और चौथे नंबर पर गुडविन मॉडल। तो इस प्रकार से डी इज अ राइट आंसर, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये बहुलक से प्रश्न आ गया। बहुलक माध्य और चतुर्थांश अगर दिया है, दो चतुर्थांश चतुर्थांशों का अंतर दिया है और दो चतुर्थकों का योग दिया है, तो विषमता गुणांक आपको बताना था। तो विषमता गुणांक आप बता दीजिएगा। ए इज अ राइट आंसर, मतलब कि +0.5 आपको देखने को मिलता है। ये दिया हुआ साथियों लिस्ट 1 और लिस्ट 2। तो लिस्ट 1 को 2 से कंपेयर करना था, तो पहले का चौथा आपको देखने को मिलता है। क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम आपको टेक्नोलॉजी और अपग्रेडेशन के रूप में देखने को मिलती है। अगर बात की जाए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव साथियों, ये फूड प्रोडक्ट्स में देखने को मिलते हैं। फंड्स ऑफ फंड्स, ये फूड
फंड्स ऑफ फंड्स की अगर बात की जाए तो ये आपको देखने को मिलेगा एमएसएमई में, और स्टैंड अप इंडिया यह अटल इनोवेशन मिशन का साथियों उपभाग के रूप में देखने को मिल जाता है। दो चर प्रतिमान मॉडल की समुचितता का परीक्षण करने के लिए सही सांख्यिकी, साथियों सांख्यिकी से प्रश्न आ गया और हमेशा प्रश्न आता है, तो ए एंड बी इज अ राइट आंसर, एफ सांख्यिकी और टी सांख्यिकी। साथियों स्टैटिक्स से हमेशा प्रश्न बनते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत से संबंधित है? तो मौद्रिक मजदूरी में प्रत्यक्ष और असमानुपातिक संबंध होता है, इट्स अ राइट आंसर। अगला प्रश्न था राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान एनएफएसए किस वर्ष संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो वर्ष 2014 साथियों, और इसी के माध्यम से ग्रामीण और शहरी एक साथ जोड़ दिया गया था। साथियों परिकल्पना परीक्षण हाइपोथेसिस टेस्ट के बारे में आपको चरणों को व्यवस्थित करना था, तो यह आप देखिएगा ABCD इज अ राइट आंसर। सार्थकता स्तर का चयन, निष्कर्षण निकालना, ये आपको देखने को मिलता है, सब चीज देखने को मिलता है। बस आपको क्रोनोलॉजी में जमाना है कि शून्य और वैकल्पिक परिकल्पना सबसे पहले निरूपित करना है कि आखिर शून्य है कि वैकल्पिक है। साथियों अगर जीरो बताएंगे तो जीरो को भी बताना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप आ रहे होंगे सार्थकता का स्तर चयन करेंगे कि आखिर किस स्तर का है, फिर सांख्यिकी का परीक्षण आप देखेंगे और अंत में आप बताएंगे निष्कर्ष। तो निष्कर्ष हमेशा लास्ट में ही होता है। तो हाइपोथेसिस टेस्ट आप इस प्रकार करते हैं और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथियों अगला प्रश्न था पूंजी के साथ केवल उतना ही श्रम प्रयुक्त किया जाना चाहिए जो श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य तक कम कर दे। यह कथन निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री का है? साथियों तो WA लेविस ने यह दिया था। एक प्रश्न और देखने को मिला कि कीन्स उपागम के ऊपर बामूल के माल सूची जो इन्वेंट्री है सैद्धांतिक उपागम की श्रेष्ठता के बारे में सत्य नहीं है कहा जा रहा है। तो नहीं को हमेशा याद रखना, आपको भूलना नहीं है। इसमें मुद्रा की सट्टेबाजी, मांग और समव्यवहारों के बीच द्विविभाजन नहीं है, इन्होंने बताया था, ऐसा कुछ भी नहीं था। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का तुलनात्मक लाभ जो लागत लाभ सिद्धांत था उसको किसने प्रतिपादित किया था? तो रिकॉर्डो ने किया था। रिकॉर्डो साथियों आपको देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है प्रथम प्रक्रम अवकलन, यह आपको देखने को मिलता है परिवर्तन की दर ज्ञात करने में। अगर बात की जाए दूसरा द्वितीय प्रक्रम अवकलन, तो यह आपको अधिकतम और न्यूनतम, मैक्सिमम और मिनिमम देखते हैं आप। जी हाँ, तो यह फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये आपको पढ़ाया जाता है, बहुत ही आसान है साथियों, मैट्रिक्स वाली यूनिट में आप इसे पढ़ते हैं। आवयव की बात की जाए तो इनपुट और आउटपुट मॉडल हल ज्ञात करने में आवयव का प्रयोग करते हैं, और निश्चयात्मक समाकलन में यह आपका अरैखिक वक्र पर दो बिंदुओं के बीच क्षेत्रफल ज्ञात करने में इसका उपयोग करते हैं। तो सेकंड बी इज अ राइट आंसर, यही प्रोविजनल में माना है और सही भी है। निम्नलिखित में से बताना है आपको भारत में विदेशी विनिमय आरक्षी के भाग है। साथियों ये आपको किसमें किसमें देखने को मिलते हैं? तो FDI और साथ ही साथ गोल्ड आपको देखने को मिलता है, विदेशी मुद्रा अस्थि और साथ ही साथ स्वर्ण। जी हाँ, गोल्ड। अगला प्रश्न था भारत में गीग अर्थव्यवस्था के विस्तार का कारण आपको क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि ऑनलाइन व्यवसाय के महत्वपूर्ण वृद्धि हो रही है, घर से कार्य करने की प्राथमिकता और परियोजना विशिष्ट परामर्शदाता रखना। साथियों जिस परियोजना के लिए जिसे नियुक्त किया गया है वह उसी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो ए इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न था कि उच्च शक्ति मुद्रा जिसे साथियों आपको हाई पावर मनी जिसे कहा जाता है, हाई पावर मनी जिसे कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसके बारे में पूछा जा रहा था। तो जनता के पास करेंसी यह कहती है, और आवश्यक आरक्षी अनुपात और वाणिज्यिक बैंकों की अधिशेष आरक्षी। तो ए इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न था सूची 1 को 2 से मिलाना था, तो कोनबेक अल्फा परीक्षण कौन सा कहलाता है? तो विषम विचालित्या। और गोल्डफील्ड क्वांट परीक्षण कौन सा है? तो गोल्डफील्ड, जस्ट मिनट, ये केनबेक अल्फा परीक्षण यह समंक सुसंगतता का है। अगर बात की जाए दूसरा, तो दूसरे का दूसरा था गोल्डफील्ड क्वांट परीक्षण, यह विषम विचालिता का था। अगर F परीक्षण की बात की जाए तो F परीक्षण प्रतिगमन की पूर्ण सार्थकता की जांच करेगा, और संवर्धित डिक्की फुलर परीक्षण यह श्रृंखला स्थिरता की बात करेगा। साथियों ये भी रिपीटेड प्रश्न था। मुद्रा परिमाण सिद्धांत का पुनर्गठन की अगर बात की जाए तो ये आपको देखने को मिलेगा, फ्रीडमैन ने यह दिया था। साथियों अगर बात की जाए नगद शेष अनुपात की, तो नगद शेष अनुपात यह आपको मार्शल का देखने को मिलेगा, यह नगद शेष अनुपात के लिए जाना जाते हैं। अगर माल सूची इन्वेंट्री प्रमेय की बात की जाए तो देखिए ये रिपीटेड प्रश्न आ गया, बामोल ने दिया था और टोबी ने दिया था परिसंपत्ति पोर्टफोलियो इष्टमीकरण सिद्धांत। साथियों तो इस प्रकार आपको लगाना था उत्तर, तो डी इज अ राइट आंसर। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही देखने को मिल जाएगा। 2011 की जनगणना से हमेशा साथियों सेंसस से प्रश्न आता है, राज्यों की जनसंख्या का आकार को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना था। साथियों तो BDCA इज अ राइट आंसर, BDCA
और फिर ए साथियों। तो सबसे पहले उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद मेघालय, फिर गोवा और फिर अरुणाचल प्रदेश साथियों। तो बी डी सी ए। तो उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद मेघालय, मेघालय के बाद आपको गोवा और फिर अरुणाचल प्रदेश देखने को मिल जाएगा। चलिए साथियों, एवरेज रिवेन्यू इक्वल टू 15 माइनस क्यू, तब सीमांत आगम आपको बताना था साथियों। जी हाँ साथियों, मार्जिनल रेवेन्यू आपको बताना था साथियों। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 15 माइनस 2Q आ जाएगा साथियों। अगला प्रश्न, ऑर्थर लुइस मॉडल के अनुसार अधिशेष आय को मजदूरी की बजाय पुनर्निवेश करने में निम्नलिखित परिणाम प्राप्त होते हैं। तो आपको उत्पादन में वृद्धि देखने को मिलती है, श्रम उत्पादकता में वृद्धि और रोजगार में वृद्धि, जबकि कीमत वृद्धि कभी देखने को नहीं मिलती है साथियों। अगला प्रश्न, भारत में राज्य सरकार का राजकोषीय घाटा किन कारकों द्वारा वित्त पोषित होता है, कि अगर राजकोषीय घाटा हो रहा है तो कैसे सरकार पैसे ले सकती है। तो देखिए, सरकार के पास ऑप्शन है कि बाजार से उधारी ले ले, संघ सरकार से ऋण ले ले साथियों। अगर राज्य सरकारों को पैसा घट रहा है तो बाजार से या तो उधारी ले ले या तो संघ सरकार से ऋण ले ले साथियों। तो ये बेस्ट ऑप्शन देखने को मिलता है, ए एंड डी इज अ राइट आंसर। कॉप डगलस उत्पादन फलन साथियों ये बताया गया था, जिसमें ए किसे निरूपित करता है, यह हमेशा पूछा जाता है, दक्षता प्रतिमान मानदंड को निरूपित करता है, दक्षता प्रतिमान या दक्षता मानदंड को। साथियों, यूएनडीपी के बारे में पूछा गया है कि एचडीआई में निम्नलिखित में से कौन कौन से घटक आपको देखने को मिलते हैं। तो ए बी डी देखने को मिलते हैं, जीवन प्रत्याशा, साक्षरता और प्रति व्यक्ति आय देखने को मिलती है, जबकि शिशु मृत्युता नहीं देखने को मिलती साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा उपयोगिता का स्तर किसी एक फर्म द्वारा सामान्य समझा जाता है। तो लोड फैक्टर इसे सामान्य समझा जाता है। अगला प्रश्न था कि कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। तो आपको देखने को मिलता है, मेक इन इंडिया भारत सरकार द्वारा उत्पाद भारत में निर्मित करने के लिए शुरू किया गया है। तो यह मेक इन इंडिया 1.0 2.0 आपको देखने को मिलता है। जी हाँ, इसमें बहुत सारे उपक्षेत्र भी हैं, यहाँ से भी हमेशा प्रश्न बनेगा, क्योंकि भारत सेकेंडरी सेक्टर की ओर ज्यादा फोकस कर रहा है, तो हमेशा यह से प्रश्न बनेगा ही बनेगा। स्टार्टअप और स्टैंड अप इंडिया लक्ष्य नवोन्मेष और संधारणी आर्थिक समृद्धि को पुष्पित पल्लवित करने के लिए मजबूत परिवेश निर्मित करता है साथियों, ये भी सही माना गया। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि कृषकों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए प्रदान करती है। जी हां, और मध्य प्रदेश में भी 6,000 प्रोवाइड किया जाता है। इस प्रकार किसानों को 12,000 रुपए प्राप्त हो जाते हैं। तो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संस्थानों को उसकी स्थापना आरंभ से अद्यतन बताना है, आपको कार्यक्रम में व्यवस्थित करना है। तो आपको सबसे पहले बीईयू यूरोपियन यूनियन देखने को मिलता है, फिर आसियान देखने को मिल जाता है साथियों, फिर सार्क देखने को मिलता है और फिर नाफ्टा देखने को मिल जाता है साथियों। तो ईयू के बाद आसियान, आसियान के बाद सार्क के बाद नाफ्टा। चलो अगला प्रश्न, लैंगिक बजट स्पष्ट करता है साथियों। लैंगिक बजट क्या स्पष्ट करता है? लैंगिक सशक्तिकरण की एक तकनीक के रूप में यह देखा जाता है। चलो अगला प्रश्न, जो इकोनोमेट्रिक है साथियों, प्रविधि के निम्नलिखित चरणों को व्यवस्थित करना है, कि प्रथम से अंतिम तक लेकर जाना है कि क्या क्या प्रोसेस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आपको कथन और वक्तव्य का सिद्धांत देखना है सबसे पहले, और फिर उसके बाद गणितीय मॉडल का निर्धारण देखना होता है, फिर इसके बाद सांख्यिकी अर्थमिति या इकोनोमेट्रिक मॉडल का निर्धारण करना होता है कि यह इकोनोमेट्रिक का कौन सा मॉडल है, फिर उसके बाद संकल्प समंक प्राप्त करना होता है, और अंत में आपको परिकल्पना परीक्षण देखनी होती है साथियों, हाइपोथेसिस टेस्ट करना होता है। तो आरंभ से अद्यतन तक आपको बताना था। निम्नलिखित को वित्त आयोग, तो वित्त आयोग साथियों फाइनेंस कमीशन से हमेशा प्रश्न बनता है। जी हाँ, कि फाइनेंस कमीशन के कौन कौन अध्यक्ष रहे। अभी देखिए क्रोनोलॉजी में आ गया, तो यह आपको बताना है कैसे है, आरंभ से अद्यतन तक, आरंभ से अद्यतन तक आपको बताना था। तो केसी नियोगी साहब, देखिए सबसे पहले आप देखिए केसी नियोगी आपको देखने को मिलते हैं, फिर उसके बाद आपको ब्रह्मानंद रेड्डी साहब देखने को मिलते हैं, फिर अरविंद पनगड़िया अभी अभी इन्हें बनाया गया है। तो बिल्कुल आप देखिए अरविंद पनगड़िया साहब, तो अरविंद सर पनगड़िया साहब सबसे लास्ट में आएंगे, क्योंकि अभी अभी बनाया गया, और तीसरे में आपके ANKP साल्वे देखने को मिल जाएंगे। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया साहब हैं। चलो, माइकल थॉमस सेडलर साथियों, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो इन्होंने जनसंख्या घनत्व से रिलेटेड सिद्धांत दिया था। अगर बात की जाए हेनरी जॉर्ज साहब ने, हेनरी जॉर्ज ने दिया था अधिक लोगों के लिए जीविका प्रदान करने की मानवीय प्रवृत्ति। रिकॉर्डो ने साथियों श्रम मजदूरी संपर्क जुड़ाव, ये आपने अगर पीछे भी अच्छे से कर लिया होगा तो रिकॉर्डो को मजदूरी से रिलेटेड आपने सिद्धांत देख लिया था, किताब भी पूछी गई है एग्जाम में। कॉस्ट्रो ने साथियों उच्च प्रोटीन ग्रहण से जनशक्ति कम होती है। तो डी इज द राइट आंसर।
योजनाओं को बताना था आरंभ से अद्यतन तक, तो आपको देखने को मिलते हैं सबसे पहले सामुदायिक विकास कार्यक्रम देखने को मिल जाता है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। फिर इसके बाद अगर बात की जाए तो आपको देखने को मिलते हैं समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, फिर उसके बाद जवाहर रोजगार योजना, और अंत में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम साथियों, जिसको वीबीजी रामजी कर दिया गया है। ठीक है, विकसित भारत जी रामजी। निम्नलिखित को उनके प्रकाशन पुस्तकों के अनुसार अद्यतन से आरंभिक व्यवस्थित करना था, तो इसका आंसर इन्होंने डी माना है साथियों। सबसे पहले वैल्यू ऑफ कैपिटल, फिर उसके बाद जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, फिर उसके बाद इन्होंने माना था द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, एंड द फोर्थ वन इज थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स। अगला प्रश्न, तटस्थ वक्रों साथियों इंडिफरेंस कर्व के अनुप्रयोग सामान्यतः निम्नलिखित किस्मों में प्रयुक्त नहीं होते, तो इंडिफरेंस कर्व से हमेशा ही प्रश्न बनता आया है, तो व्यवसाय चक्रों को व्याख्यायित करने के लिए साथियों इसका प्रयोग नहीं किया जाता, जबकि इन तीनों में अभिरुचियों प्राथमिक परिवर्तन व्याख्यायित करने में, करो अंतरण भुगतान सहायकों के प्रभावों को व्याख्यायित करने में, और साथ ही साथ सूचकांक सिद्धांत को व्याख्यायित करने में प्रयोग किया जाता है। तो इंडिफरेंस कर्व से हमेशा प्रश्न देखने को मिलता है। फिर उसके बाद अंतरराष्ट्रीय व्यापार में कारक सघनता व्युत्क्रमता की पूर्ण अनुपस्थिति के लिए आवश्यक शर्त क्या देखने को मिलती है? दोनों उत्पाद फलन के लिए प्रतिस्थापन की लोचें समान होती है साथियों। देखिए, कीमत लोच से हमेशा प्रश्न आ गया साथियों, सबसे पहली यूनिट से प्रश्न देखने को मिलता है साथियों। कीमत लोच साथियों, इलास्टिसिटी प्राइस आपको कहां से कहां तक देखने को मिलेगी? तो 0 से आपको इनफाइनाइट तक देखने को मिल जाती है साथियों। कीन्सवादी सिद्धांत में मुद्रा की मांग संबंध निम्नलिखित की प्रस्थापना, निम्नलिखित में से किस प्रस्थापना का मुद्रा की मांग संबंधी प्रतिष्ठित सिद्धांत से विशिष्ट विच्छेद है आपको देखने को मिलता है? तो मुद्रा मांग की सट्टेबाजी उद्देश्य से देखने को मिल जाता है, जो विच्छेद करता है। इन अ साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल द OLS कैन बी अप्लाइड इफ इट इज अ रिकर्सिव मॉडल साथियों। रिकर्सिव मॉडल में यह अप्लाइबल होगा। एक को 2 से कंपेयर करना था। OECD साथियों, तो संस्था से प्रश्न आ गया। फिर आसियान, सार्क, नाफ्टा, अब भी जस्ट आपने देखा है, पीछे ही हम इस प्रश्न को करके आए हैं साथियों, कुछ भी डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा साथियों। OECD 1961, फिर आसियान आप देख लीजिए 1967 में, सार्क आपको सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल काउंसिल, ये आपको सार्क देखने को मिल जाएगा 1981 में, नाफ्टा 1992 में देखने को मिल जाएगा साथियों। तो इस प्रकार से आपको सही उत्तर लगाना था साथियों। तो पहले का पहला आपने लगा दिया, दूसरे का तीसरा, तीसरे का दूसरा, और चौथे का चौथा साथियों। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो बैंकिंग सुधार समितियों से प्रश्न आ गया। बैंकिंग सुधार समितियों से हमेशा प्रश्न आता रहा है, कोई नया प्रश्न नहीं है। तो HR खान समिति आपको देखने को मिलती है। फिर उसके बाद अगर बात की जाए तो वर्मा समिति आपको देखने को मिलती है। JS वर्मा वाला मत समझ लीजिएगा साथियों। फिर उसके बाद PJ नायक समिति और रघुराम जी राजन समिति आपको देखने को मिल जाती है, जो भोपाल से संबंधित रहे हैं साथियों। सॉरी, इसका उत्तर जस्ट मिनट साथियों, इसका उत्तर साथियों, इसका उत्तर साथियों, एक मिनट रुकिएगा साथियों, 1 मिनट, बस 1 मिनट। तो इसका उत्तर होगा सेकंड साथियों, है ना, सेकंड। तो सबसे पहले वर्मा समिति आपको देखने को मिलेगी, फिर खान साहब की समिति देखने को मिल जाएगी, फिर उसके बाद रघुराम जी राजन, और अंत में PJ नायक समिति। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलो, यही प्रोविजनल आंसर की में भी आपको देखने को मिलता है। अगला प्रश्न, मांग फलन दिया हुआ था Q = 100 - 2P, जब P = 25, तब मांग की लोच बताना था साथियों। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो आप निकालेंगे तो -1 आपको देखने को मिल जाएगी। कॉस्ट थ्योरम से प्रश्न आया साथियों। कॉस्ट प्रमेय से हमेशा प्रश्न बनता है। कॉस्ट प्रमेय से, तो कॉस्ट प्रमेय में ABCD शून्य समव्यवहार लागत और प्रत्येक सौदे में 2 एजेंट, तो बिल्कुल आपको 2 आपको देखने को मिलेंगे एजेंट, एक को लाभ होगा, एक को हानि होगा, तो कंपनसेशन आपको देखने को मिल जाएगी कॉस्ट में साथियों। एनवायरमेंट वाली यूनिट से है। विधिक अधिकारों के लिए प्रतिस्पर्धी बाजार और उपयोगिता फलन के बारे में पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। लाभ अधिकतमीकरण उत्पाद और प्रत्याशित उपयोगिता अधिकतमीकरण उपभोक्ता, और कोई संपदा प्रभाव नहीं देखने को मिलता। ABCD इज द राइट आंसर। चारों चीजें आपको देखने को मिलेगी कॉस्ट प्रमेय में। संघ सरकार के पूंजीगत राजस्व में निम्नलिखित में से कौन सा मद शामिल नहीं है? पूंजीगत जिसमें सरकार के साथियों निर्माण आपको देखने को मिलते हैं, इसमें कौन से शामिल नहीं है? तो गैर कर राजस्व नहीं देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ आपको ब्याज भुगतान नहीं देखने को मिलेगा, जबकि कर राजस्व, ऋण और लघु बचत देखने को मिल जाएगी। तो डी इज द राइट आंसर।
डी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न जल्दी से कर लेंगे साथियों, बस कुछ ही प्रश्न बचे हैं। एंडो और मोडी गिलानी साथियों, इन्होंने उपभोग के धन सिद्धांत के अनुसार उपभोग फलन क्या बताया था, कंजम्पशन फंक्शन आपको क्या देखने को मिला था इनके अनुसार, तो आपको उपभोक्ता के जीवन काल की प्रत्याशित आय देखने को मिलती है। इसके अलावा उपभोक्ता के भविष्य की प्रत्याशित आय का वर्तमान मूल्य देखने को मिलता है और अस्तित्वों का वर्तमान मूल्य देखने को मिलता है। तो डी इज अ राइट आंसर। समृद्धि मॉडल की निम्नलिखित प्रस्थापना का प्रतिस्थापक कौन माना जाता है, तो प्रतिस्थापक के रूप में आप किसे देखते हैं, तो देखिए श्रीमती जॉन रॉबिन्सन को देखा जाता है साथियों प्रतिस्थापक के रूप में, जिसमें इन्होंने पूंजी निर्माण आय वितरण पर निर्भर बताया। जिस दर पर श्रम का उपयोग किया जाता है वह पूंजी और श्रम की आपूर्ति पर निर्भर करता है साथियों। गोल्डन रूल भी इन्होंने ही बताया था साथियों। यदि निवेश बचत आईएस साथियों, इन्वेस्टमेंट सेविंग वक्र कम लोचशील है, तब इन्होंने क्या बताया कि मौद्रिक नीति कम प्रभावी होती है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सी एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा की पूर्व धारणा नहीं है बताना है, तो विक्रेताओं के उत्पाद विभेदित नहीं होते हैं साथियों। तो ये मार्केट साथियों, मार्केट स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़िएगा, हमेशा मार्केट स्ट्रक्चर से प्रश्न आता है। अधिगुणक साथियों सुपर मल्टीप्लायर का सूत्र क्या है, तो K इक्वल टू 1/1 माइनस MPC माइनस 1/MP माइनस MPI साथियों। तो ये सूत्र याद रखिएगा सुपर मल्टीप्लायर का, हमेशा प्रश्न बना है मल्टीप्लायर से। चलो सूची 1 को 2 से मिलाना था साथियों, जिसमें इष्टतम आय कराधान यह किसने दिया था, तो रेमसे साहब ने दिया था साथियों। अगर बात की जाए अधिकतम सामाजिक कल्याण फलन, तो यह डॉल्टन ने दिया था अधिकतम सामाजिक कल्याण फलन। अगर बात की जाए कार्यात्मक वित्त की, तो कार्यात्मक वित्त दिया था लर्नर महोदय ने, और पीटर फायर ने दिया था शून्य आधारित बजट। तो आपने अगर ये भी पता है ना तो आप लगा देंगे सही उत्तर, क्योंकि शून्य आधारित बजट तो आप अक्सर पढ़ते हैं, जीरो बेस्ड बजट। अगला प्रश्न, तो निम्नलिखित में से कौन से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कार्य हैं आपको बताना है। तो आपको कौन कौन से कार्य देखने को मिलते हैं, तो राष्ट्रों के बीच व्यापार समझौते, बिल्कुल। राष्ट्रीय व्यापार नीतियों की निगरानी करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं। विवादों की मध्यस्थता करते हैं, बिल्कुल। तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण भी देने का काम करते हैं, मतलब सभी के सभी कार्य करते हैं WTO के द्वारा। अगर साथियों TC इक्वल टू Q की पावर 3 माइनस 12 Q स्क्वायर प्लस 60 Q है, तब वह मात्रा क्या होगी जब AC और MC समतुल्य होंगे साथियों। हाँ, तो ये आप निकालेंगे तो आपको देखने को मिलेगा 6 आ जाएगा आंसर साथियों। तो बिल्कुल हम इसके पूरे के पूरे प्रश्न करेंगे, AC MC TC कैसे निकाला जाता है ये सब हम देखेंगे धीरे धीरे। अभी तो बस पेपर का डिस्कशन देखिए। हाँ, पेपर में आपके उत्तर जिससे आपको आसानी मिल जाए साथियों, है ना, फटाफट से लगाइएगा, बताइएगा आपके कितने नंबर आ रहे हैं। निम्नलिखित योजनाओं कार्यक्रमों को बताना है साथियों। तो योजनाओं से बार बार प्रश्न आ रहे हैं और योजनाएं बहुत ज्यादा पूछी गई हैं इस बार पेपर में। तो DCBA साथियों, DCBA साथियों, DCBA साथियों उल्टा आ जाइए तो PM फसल बीमा योजना, PM रोजगार प्रोत्साहन योजना, स्वयं प्रभा साथियों, PM जन मन योजना। जन मन तो अभी चालू की गई थी, तो अगर आपको थोड़ा भी पता है तो आप सही उत्तर लगा देते। चलिए, प्रशुल्क के निम्नलिखित प्रभाव होते हैं साथियों। आपको टैरिफ के बताना था कौन कौन से प्रभाव होते हैं। तो टैरिफ अगर पता है आपको तो बता देंगे, घरेलू कीमतों में वृद्धि हो जाती है, उपभोग में कमी हो जाती है अगर टैरिफ लग जाता है। तो साथियों A एंड B इज अ राइट आंसर साथियों। सूची 1 को 2 से मिलाना था साथियों, कि अनिश्चितता सिद्धांत किसने दिया था, तो वॉन न्यूमैन एंड मार्गस्टेन ने दिया था साथियों। अगर बात की जाए तो द्विअधिकार मॉडल, तो कुर्नो का द्विअधिकार मॉडल काफी ज्यादा फेमस है साथियों। तो इंटरनेशनल रिलेशनशिप जब आप पढ़ते हैं तब आपको यह पढ़ाया जाता है, जब इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। अगर प्रथम बार एजवर्थ आरेख का प्रयोग किसी ने किया था साथियों, तो पेरेटो ने किया था, जब पेरेटो ने अपना इष्टतम मॉडल दिया था साथियों सामाजिक फलन का साथियों। हाँ, अगर विकुंचित मांग वक्र परिकल्पना की बात की जाए तो स्वीजी ने दिए थे, स्वीजी महोदय ने। हाँ, स्वीजी। कौन सा प्रायिकता निर्देशन नहीं है, प्रायिकता निर्देशन नहीं है आपको पूछा गया था। तो स्पॉट निर्देशन नहीं देखने को मिलती, जो कि प्रायिकता में। प्रोबेबिलिटी से हमेशा प्रश्न आते हैं। आर्थिक समृद्धि के हॉवर्ड मॉडल की निम्नलिखित मान्यताएं हैं। तो हॉवर्ड को पढ़ लीजिए, सोलो को पढ़ लीजिए, या साथियों हाँ हमेशा यहाँ से प्रश्न बनते हैं। डोमर का मॉडल पढ़ लीजिए, यहाँ से हमेशा प्रश्न बनते हैं आर्थिक समृद्धि के। तो अगर बात की जाए तो B एंड C इज अ राइट आंसर, की पूर्वानुमान आधारित एक्स एंटे संकल बचत का स्तर संकल आय का स्तर अनुपात होता है। तकनीकी प्रगति का
संपूर्ण प्रभाव तटस्थ होता है साथियों। तो बी एंड सी इज अ राइट आंसर। किस प्रकार का घाटा सरकारी उधारी की मात्रा को प्रभावित करता है? तो राजकोषीय घाटा साथियों प्रभावित करेगा। जब मूल्य के प्रतिशत के रूप में उत्पाद कर आरोपित किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो एड वोल्यूम मूल्य आधारित कर कहा जाता है। एड वोल्यूम साथियों टैक्स कहा जाता है इसे। एक को दो से मिलाना है साथियों। तो जीवन चक्र परिकल्पना साथियों, लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, यह किसने दिया था साथियों? तो लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस की अगर बात की जाए तो यह आपको देखने को मिलेगा मेडिगिलानी ने दिया था साथियों। ड्रिफ्ट सिद्धांत किसने दिया था? तो ड्रिफ्ट सिद्धांत आपको देखने को मिलता है ड्रिफ्ट थ्योरम, यह ऑर्थर स्मिथीज एंड टोबिन ने दिया था, टोबिन महोदय ने। और रेचेट प्रभाव किसने दिया था? रेचेट प्रभाव तो ड्यूसेनबेरी। और स्थायी आय परिकल्पना तो मिल्टन फ्रीडमैन साथियों, फ्रीडमैन को भी पढ़िएगा, फ्रीडमैन बहुत ही अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं। चलो, सांख्यिकी परीक्षण में पी मान के रूप में जाना जाता है। पी को किस रूप में आप देखते हैं? तो टाइप 1 त्रुटि को सटीक करने की प्रायिकता आपको देखने को मिलती है। तो टाइप 1 और टाइप 2 दो प्रकार की आपको त्रुटि देखने को मिलती है। निम्नलिखित सीमा मूल्यन सिद्धांतों को आरंभ से अद्यतन तक व्यवस्थित करना है आपको। तो सबसे पहले आपको साइलोस लॉबिनी मॉडल देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद फ्रैंको मोडिलिगियानी मॉडल देखने को मिल जाएगा फ्रैंको का। फिर उसके बाद अगर बात की जाए तो आपको भगवती मॉडल, पीएन भगवती जो थे ना साथियों, जी हाँ, वो नहीं देखने को मिलेंगे। हाँ, पीएन भगवती, जी हाँ, यहाँ पास देखिए भगवती साहब अलग है। हाँ, भगवती की इकोनॉमिक्स देखिए, आपको बहुत ही मजा आएगा साथियों। हाँ, भारतीय क्षेत्र के आपको देखने को मिलेंगे इकोनॉमिस्ट, बहुत ही कार्य किया है इन्होंने इकोनॉमी में। चलो, अब आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में इनके लिए पत्र कहाँ से आए थे, बताइएगा। और किसके मित्र थे यह भी बताइएगा अगर आपको पता हो थोड़ा बहुत तो। चलो, लिस्ट 1 को 2 से रिलेट मिलाना है साथियों। तो देखिए, पहले का तीसरा फुल कॉस्ट प्राइसिंग थ्योरी यह हॉल एंड हिच ने दी थी। लिमिट प्राइसिंग थ्योरी दूसरे का चौथा जॉस एस बेन ने दी थी साथियों। और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी यह किसने दी थी? तो ये अगर ये पता होता साथियों मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, तो बाकी भी आप उत्तर लगा लेते। फ्लक्स ने और क्लार्क एंड विस्टेन ने आपको प्रोडक्ट एक्सॉशन थ्योरम दी थी साथियों। अगर एक भी पता है साथियों तो आप रिलेट कर ले जाएंगे। एलिमिनेशन मेथड आपको यहाँ काम आ जाएगी। वाणिज्यिक बैंकों में साख सृजन की सीमित करना, किससे किससे आप साख सृजन को सीमित कर सकते हैं? तो केंद्रीय बैंक के पास आरक्षित निधियों से और रोकड़ और नगद से आप इसे साथियों संरक्षित कर सकते हैं, बिल्कुल साख सृजन को। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांतों को आरंभ से अद्यतन तक आपको बताना है विकास के अनुसार। तो आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले निरपेक्ष लागत का लाभ सिद्धांत देखने को मिल जाएगा साथियों। फिर उसके बाद आपको तुलनात्मक लागत का लाभ सिद्धांत देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद आपको हैबरलर का अवसर लागत सिद्धांत, और अंत में आपको कारक अक्षय निधि एंडोमेंट साथियों सिद्धांत देखने को मिलेगी, थ्योरी देखने को मिल जाएगी। कौन सा प्रकटित अधिमान परिकल्पना की मान्यता नहीं है आपको बताना है। नहीं को याद रखिएगा, नहीं को भूलना नहीं है। तो इष्टतम चयन आपको देखने को मिल जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो आप देखेंगे माध्य और प्रसमान वक्र के अंतर्गत क्षेत्रफल अगर ज्ञात करना है तो आपको 50% देखने को मिलेगा। प्रमाप विचलन की अगर बात की जाए, प्रमाप विचलन का वर्ग आपको क्या देखने को मिलता है? यह प्रसरण देखने को मिलता है। व्यवस्थित वितरण आपको क्या देखने को मिलेगा? तो व्यवस्थित वितरण आपको बीटा 1 इक्वल टू 0 और विचरण गुणांक आपको सिग्मा अपॉन एक्स इंटू 100 देखने को मिल जाएगा। चलो, कार्य सहभागिता दर की गणना करने के लिए मुख्य कामगारों और सीमांत कामगारों के समकों को प्रयुक्त किया जाता है। यह सीमांत कामगार वे हैं जिन्होंने निम्नलिखित अवधि से कार्य किया है। तो 6 माह से कम कार्य किया है साथियों। तो ये आप देखेंगे, ये आपको ये वाली यूनिट से प्रश्न देखने को मिल गया साथियों। हाँ, इकोनॉमी वाली। चलो, कॉब वेब प्रमेय, चलो कॉब वेब प्रमेय, इसका आंसर क्या देखने को मिलता है? कॉब वेब में तो पहले का पहला देखने को मिलता है कॉब वेब में, मतलब सुल्ज ने दिया था, सुल्ज महोदय ने दिया था कॉब वेब प्रमेय। अगर बात की जाए अधिनिवेश सिद्धांत तो हेयक का है अधिनिवेश सिद्धांत। और व्यवसाय चक्र साथियों, बिजनेस साइकिल का गुणक और त्वरक सिद्धांत साथियों, गुणक और त्वरक तो सैमुअल्सन ने दिया था, बिल्कुल सही है। और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत तो पीगू का है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। एक भी पता होता अगर तो आप बाकी भी कर ले जाते।
फिर क्रय शक्ति समता सिद्धांत में विनिमय दर की गणना निम्न के द्वारा की जाती है। आपको बताना है किसके द्वारा आपको देखने को मिलती है। तो R इक्वल टू विदेशी मुद्रा का घरेलू मूल्य इंटू घरेलू मूल्य सूचकांक अपॉन विदेशी मूल्य सूचकांक, ये आपको देखने को मिल जाता है सूत्र क्रय शक्ति समता। कौन सी मान्यता हेरोड डोमर मॉडल में समरूप नहीं है साथियों? आपसे हमने कहा कि हेरोड डोमर मॉडल से हमेशा प्रश्न बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोनों मॉडल त्वरक सिद्धांत पर आधारित है, यह बिल्कुल गलत है साथियों। अगला प्रश्न था सामाजिक कल्याण की निम्नलिखित अर्हताओं को अध्ययन से आरंभिक काल में व्यवस्थित करना था साथियों। तो ये आपको देखने को मिलता है BCAD, मतलब कि बर्गसन अर्हता, फिर उसके बाद कॉल्डर हिग्स की प्रतिकर अर्हता देखने को मिलेगी, फिर पेरेटो की इष्टतम अर्हता और अंत में बेंथम की अर्हता देखने को मिल जाएगी। तो ये बी इज अ राइट आंसर। तो उत्पाद रेखा के बारे में आपको बताना था कि सही नहीं है। तो उत्पाद रेखा बाएं से दाएं अधोगामी ढाल युक्त होती है, यह बिल्कुल भी गलत है। तो अल्पाधिकार समस्या का चैम्बरलिन मॉडल साथियों, चैम्बरलिन मॉडल से हमेशा प्रश्न बनता है। तो ऑगस्टिन कोर्नोट द्वारा साथियों समरूप है, साथियों किसके समरूप है यह पूछा गया था, अल्पाधिकार का मॉडल। अगला प्रश्न था, तो मैट्रिक्स से प्रश्न आ गया, तो ए इंटू बी करना था। ए इंटू बी बिल्कुल शानदार है, बहुत ही सरल है साथियों। जब हम मैट्रिक्स पढ़ रहे होंगे तब आपको बताया जाएगा, बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। बहुत ही सरल है मैट्रिक्स, एक बार ही सीखना होता है। जस्ट अ मिनट। तो ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, तो ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा 32, 82 और 20। 32, 82, 20 आपको देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार से आप कर सकते हैं, 5 एक कम 5, फिर इस प्रकार से आप करिएगा तो आपको मिल जाएगा ए क्रॉस बी आप जब करेंगे। चलिए, हाँ जोड़ के कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है, नहीं तो सिखा दिया जाएगा। खैर, अभी उन्नत भारत अभियान का केंद्र बिंदु आपको क्या देखने को मिलता है? ग्रामीण स्थानीय जरूरतों को पूरा करना, यह उन्नत भारत अभियान का बिल्कुल देखने को मिलता है। राष्ट्रीय भारत के प्राक्कलन में निम्नलिखित आर्थिक गतिविधियां सम्मिलित होती हैं, आपको बताना है कौन सी गतिविधियां। तो आपको सभी गतिविधियां, कृषि और संबद्ध कार्य, खनन, पंजीकृत विनिर्माण, गैर पंजीकृत विनिर्माण, ये सभी के सभी सम्मिलित देखने को मिल जाते हैं। निम्नलिखित में से किस परीक्षण का प्रयोग विषम विचालिता की पहचान के लिए नहीं किया जाता? यू हैव टू टेल कि डरविन वाटसेंड परीक्षण नहीं किया जाता। कौन सा संरचनात्मक मुद्रास्फीति का कारण नहीं है, आपको बताना है। तो यह आपको निर्यात प्रोत्साहन में देखने को मिल जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है आपको बताना था। तो शुम्पीटर का विकास सिद्धांत 3 आर्थिक गतिविधि कारकों जैसे चक्रीय प्रवाह, नवाचार और संकट पर आधारित है, तो बिल्कुल है। नवाचार जब भी आ जाए तो शुम्पीटर लगाइएगा, बिल्कुल सही होगा साथियों, नवाचार के लिए जाना जाते हैं। संतुलित समृद्धि सिद्धांत के लिए मांग, पूर्ति और क्षेत्रीय संतुलन आवश्यक है, यह भी बिल्कुल सही आपको देखने को मिल जाएगा। हेरोड डोबर में वास्तविक समृद्धि दर को 2 कारकों यथा बचत आय अनुपात और पूंजी उत्पाद अनुपात द्वारा निर्धारित होती है, बिल्कुल सही है। बड़ा धक्का उपागम रिकार्डो द्वारा दिया गया, ये बिल्कुल गलत है। तो ABC इज अ राइट आंसर, तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अल्पाधिकार साथियों बाजार में मूल्य के संदर्भ में हाल और हिच के अनुसार विकुंचित मांग वक्र का व्यवहार आपको क्या देखने को मिलेगा? तो आपको अल्पाधिकार बाजार में कीमत जड़ता के रूप में देखने को मिल जाएगा साथियों। तो मार्केट स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से पढ़िएगा, आपको दिख ही रहा होगा 4 से 5 प्रश्न आए हैं। एक साथियों आपको आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास के मॉडल से भी प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, कंटिन्यू आ रहे हैं। किसी आगत को भुगतान जो अल्पावधि में स्थिर अनुपात में है क्या कहलाती है? तो वह आभासी लगान कहलाती है। निम्नलिखित को उनके अधिनियम वर्षों के अनुसार अद्यतन से प्रारंभ तक व्यवस्थित करना था साथियों। तो DCBA, तो DC फिर उसके बाद आपको BA, मतलब बिल्कुल उल्टा चलना था। मतलब सबसे पहले आपको प्रतिस्पर्धा साथियों कंपटीशन एक्ट देखना को मिलता है, फिर आपको फेमा साथियों, फेमा, फिर आपको फेरा साथियों, फिर अगर बात की जाए तो MRTP साथियों। तो देखिए MRTP सबसे पहले देखने को मिला, फिर उसके बाद फेरा आया था साथियों, फिर उसके बाद फेमा 99 में देखने को मिला, प्रतिस्पर्धा अधिनियम आपको देखने को मिला 2002 में एक्ट आया था। चलो, आपको निम्न परिमेय फलन का तीसरा अवकलज साथियों थर्ड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव देखना था। तो यह आपको -2 1 x⁻³ जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा कारक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में व्यापार शर्तों से संबंधित नहीं है साथियों? व्यापार शर्तों से संबंधित कौन सा नहीं है? तो डेप्रिसिएशन नहीं देखने को मिलेगा, मूल्यह्रास देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा। साथियों अगर बात की जाए तो ये आपको बिजनेस साइकिल बताना है कि कब कब, तो याद रखिएगा ये हमेशा से पूछा जाता रहा है। तो कब कब मीटिंग्स हुई थी, इसके भरपेश में पूछा जाता था गैट के लिए, गैट के राउंड कब कब हुए। तो देखिए पहले का पहला तो कैनेडी चक्र 64 से 67 के बीच में आपको देखने को मिल जाता है। अगर बात की जाए तो टोक्यो चक्र 73 से 79 के बीच में। अगर गैट ही बात कर ली जाए कि गैट चक्र कब हुआ, तो गैट चक्र आपको 1948 में जब गैट का निर्माण ही हो रहा था, और WTO चक्र साथियों 1995 जब साथियों गैट को खत्म करके WTO बना दिया गया था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? तो ये आप बता सकते हैं अगर गैट भी आपको पता था तो। चलिए सही विकल्प का चयन करना था साथियों, तो आपको रॉबर्ट सोलो द्वारा दिया गया सतत आर्थिक शतक स्थिति समृद्धि उपागम है। बिल्कुल जॉन रॉबिन्सन द्वारा स्वर्ण युग आपको पहले भी बताया गया था, और जॉन रॉबिन्सन से आपको बहुत बार प्रश्न देखने को मिल गया आज के ही पेपर में। देखिए एडमंड फिलिप द्वारा दिया गया संचय स्वर्णिम नियम साथियों, ये भी दिया गया, जबकि रिकॉर्डो द्वारा दिया गया अवस्थिति सिद्धांत बिल्कुल नहीं साथियों। तो बी इज द राइट आंसर, ए बी और सी बिल्कुल सही देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मुद्रा अवमूल्यन के निम्नलिखित प्रभाव होते हैं साथियों। तो ये आपको सापेक्षिक घरेलू मूल्य परिवर्तित कर देता है साथियों। इसके अलावा यह विदेशी बाजार में निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाते हुए देखने को मिल जाता है। तो ए एंड सी इज द राइट आंसर। रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत में मुद्रा पूर्ति में वृद्धि से क्या संबंधित आपको देखने को मिल जाता है? तो यह आपको कीमत स्तर में वृद्धि होगी साथियों, यह देखने को मिल जाएगा, मतलब बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न था, देखिए अब आपको कॉम्प्रिहेंशन देखने को मिलेगा, और यह कॉम्प्रिहेंशन आपको कितने नंबर का साथियों 10 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और यह 10 क्वेश्चन आपके लिए बोनस होते हैं। यही हर चीज लिखी हुई है, इसका आंसर आपको बताना है ढूंढ के साथियों। ये सबसे आसान होता है, तो सबसे पहली अप्रोच आपको इसी को सॉल्व करने की होनी चाहिए। तो जब आप पढ़ेंगे इसे, तो 2012 से 19 के मध्य औसत वैश्विक समृद्धि दर क्या थी? तो आपको उत्तर मिल जाएगा 3.4%। जब आप कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ेंगे तो इसका भी उत्तर मिल जाएगा। प्रदत्त पैराग्राफ के अनुसार कौन सा आने वाले वर्षों में अर्थव्यवस्था की 7% समृद्धि दर प्राप्ति के लिए उत्तरदायी है? तो हालिया वित्त वर्ष और अन्य संरचनात्मक सुधार। फिर जब आप कॉम्प्रिहेंशन पढ़ेंगे तो आपको बताना था कि भारत में भविष्य के सुधारों के लिए प्राथमिकता का क्षेत्र नहीं है, ये आपको बताना था। तो राजकोषीय सुधार आपको देखने को मिल जाएगा पैराग्राफ के अनुसार, ठीक है ना। पैराग्राफ के अनुसार आपको बताना था कौन सा आने वाले वर्षों में भारत की समृद्धि दर को बाधित कर सकता है। तो वैश्विक भू राजनीतिक संघर्ष साथियों, तो जियोपॉलिटिक्स आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन के अनुसार 14 से 19 के बीच मध्य आपको बताना है कि स्थिर मूल्य पर भारतीय अर्थव्यवस्था के संचयी वार्षिक समृद्धि दर CAGR क्या थी, आपको बताना था। तो 7.4%। फिर दूसरा कॉम्प्रिहेंशन आपको देखने को मिलेगा, और दूसरा भी कॉम्प्रिहेंशन बिल्कुल सरल था कि 88 तक विश्व की जनसंख्या कितनी स्वीकार की गई है साथियों? तो 5 बिलियन। बिल्कुल वहीं से कॉम्प्रिहेंशन में ही आपको उत्तर दिया गया था। दूसरा प्रश्न था कि 62 से 65 के दौरान विश्व जनसंख्या की औसत वृद्धि दर क्या थी? तो आपको याद रखना है 2.1%, यही दिया गया था साथियों उत्तर। तीसरा था विश्व की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 1% से कब कम हो गई थी साथियों? तो 2020 में कम हो गई थी। अगला प्रश्न था प्रजनन दर में कमी के साथ निम्नलिखित में से किसमें गिरावट नहीं आएगी? तो जीवन प्रत्याशा में कमी नहीं आएगी। अगला प्रश्न था जो अंतिम प्रश्न था, विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2022 के अनुसार मध्य और दक्षिण एशिया के साथ पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया में विश्व की कितनी जनसंख्या थी? तो आपको 55% देखने को मिलेगी। पूरे के पूरे हमने 150 प्रश्न यहाँ पे बता दिया आपको प्रोविजनल आंसर के साथ, जो प्रोविजनल आंसर सीट आई है आज। प्यारे साथियों, उम्मीद है आप लोगों को पूरी की पूरी प्रोविजनल आंसर की इस प्रकार से मिल जाएगी, तो आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी। आपको कोड के अनुसार बिल्कुल सर्च नहीं करना पड़ेगा, कोड के अनुसार बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो जो प्रोविजनल आंसर की आई है, इसमें आपको जिस भी क्वेश्चन में संदेह है आप चैलेंज कर सकते हैं। चैलेंज के लिए भी आपको बता दिया जाएगा किस किस क्वेश्चन में आप चैलेंज कर सकते हैं। प्यारे साथियों, यहाँ तक आप पूरे के पूरे इस आपके समय बचाने के लिए, ये कोई डिस्क्रिप्शन की क्लास नहीं थी, ना हम पूरी तरह से
पढ़ने वाले थे आज की क्लास में, ना हर एक क्वेश्चन को बताने वाले थे कि कहाँ से कौन सा प्रश्न आया। अब हमारी जब भी नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें आपको यूजीसी नेट में इकोनॉमिक्स का पैटर्न क्या रहा है यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक, ये आपको पूरी तरह से समझाया जाएगा कि आखिर कौन सी यूनिट से सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं, किस टॉपिक से सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं, विगत वर्षों में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक कौन सा है, आपको किस प्रकार से प्रिपरेशन करनी है अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं इकोनॉमिक सब्जेक्ट से। तो ये पूरी की पूरी रणनीति का एक वीडियो आएगा जिसमें सब चीज आपको बताई जाएगी, एक बार में ही सारी चीजें दिखाई जाएंगी ताकि आपके नजरों से गो थ्रू हो जाए कि आपको पढ़ना क्या है और किस प्रकार से पढ़ना है। तो उम्मीद है ये सेशन पसंद आया होगा, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, निरंतरता और स्थिरता के साथ सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।